गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चैप्टर कर रहे थे हम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस टू बिजनेस इंस्टीट्यूशन, यानी मैनेजमेंट यानी प्रबंध का बिजनेस इंस्टीट्यूशन के लिए क्या महत्व है। कुछ पॉइंट हम कर चुके थे, प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ ओवरकमिंग कंपटीशन, ठीक है, ओके। सिक्स जो हमारी इम्पोर्टेंस है ओवरकमिंग कंपटीशन, ठीक है, प्रतिस्पर्धा पर विजय। कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन को फेस करना चाहती है, हम जानते हैं कि अब क्या है, कंपटीशन का दौर चल रहा है, ठीक है, और कंपटीशन भी कट थ्रोट कंपटीशन है। कट थ्रोट मतलब गला काटना, प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, कि एक अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च कि 100% में से एक साल में ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई है 100% में से 50% ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साल के बाद ही खत्म हो जाती है। क्या कारण? मिसमैनेजमेंट के कारण, ठीक है। और ये तो एक साल में इनकी कंडीशन है, 5 साल में तो 1/3 ही रह पाती है, ठीक है, यानी 25% ही बच पाती है जो इतने समय तक सर्वाइवल कर सकती है। कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, कंपटीशन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है इससे, और कंपटीशन भी कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है। इसमें मतलब एक दूसरे का गला काट देते हैं। एक दूसरे का गला काटने का मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होकर एक दूसरे का गला काटे, मतलब बताया गया है इसमें कट थ्रोट कंपटीशन में कि गला काटना प्रतिस्पर्धा है, मतलब इसमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह डैमेज कर दिया जाता है, उसका मतलब उसको सिक यूनिट, जिसको सिक यूनिट्स भी कहते हैं, सिक यूनिट्स बन जाती है, यानी वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती, ठीक है। तो दूसरा जो कंपटीशन ज़्यादा होता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट का यूज़ ज़्यादा कर रहा है इससे, तो ये कंपटीशन बढ़ रहा है। अब इस कंपटीशन को हम फेस तभी कर सकते हैं जब हम प्रॉपरली जो काम भी हम कर रहे हैं मैनेजमेंट से कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम जो भी कर रहे हैं किए जा रहे हैं उसमें प्रबंध किया जा रहा है, ठीक है। और सिक यूनिट्स में आपको बता देती हूँ क्या है कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब सिक यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो या तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही है, प्रॉफिट के बजाय जिसमें लगातार लॉस हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना रही है वो उसकी कॉस्ट भी नहीं मिल पा रही है, यानी लागत ही नहीं मिल पा रही है, प्रॉफिट की तो बात छोड़े, तो उन यूनिट्स को बोला जाता है सिक यूनिट्स, ठीक है। तो ओवरकमिंग कंपटीशन, कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए, यानी फेस करने के लिए, कट थ्रोट कंपटीशन इज द ऑर्डर ऑफ द डे, इट इज़ एवर इंक्रीजिंग इन एवरी बिजनेस, बिजनेस में बढ़ता जा रहा है। एज ए रिजल्ट मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, इसलिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्वाइव करने के लिए परेशानी हो रही है। आउट ऑफ 100 न्यूली एस्टेब्लिश एंटरप्राइज, यानी अगर 100 एंटरप्राइजेज हमने एस्टेब्लिश की है, यानी संस्था बनाई है, तो इसमें से 50% क्या हो जाएगी, पहले 2 साल में डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और 5 सालों में तो कितनी बचेगी, 1/3 ही सर्वाइव करेगी, सिर्फ 1/3 भाग ही रह सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है।
Organization with good management will have a competitive edge over those with mediocre management। यानी जिस मैनेजमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में गुड मैनेजमेंट किया जाता है, अच्छा प्रबंध किया जाता है, वो लंबे समय तक टिकी रहेगी, और जिसमें नहीं किया जाता वो ऐसे ही जो 50% है ना, जो गायब हो जाती है, उन्हीं में मेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें कंपटीशन को फेस करना है, प्रतिस्पर्धा पर विजय करनी है, तो हमें मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जैसे अब प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, दूसरे शब्दों में प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई है कि किसी न किसी संस्था का गला सदैव कटता ही रहता है। ये कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का गला कटता ही रहता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे का गला काटने का मतलब है कि प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा हो रही हैं, वो रह गई उसी की यूनिट में चली जाती हैं। ठीक है, और ऐसे में वही कंपनी अस्तित्व में रहती है जिसका मैनेजमेंट यानी कुशल प्रबंध किया जाता है। तो आधुनिक भीषण प्रतिस्पर्धा में केवल कुशल प्रबंध वाली संस्थाएं ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है। यानी जो इफिशिएंट मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन करती है वो लोग लंबे समय तक क्या है, मार्केट में टिकी रह सकती है। तो कंपटीशन को फेस करने के लिए भी मैनेजमेंट किया जाना जरूरी है। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। नेक्स्ट है इसमें प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण। क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रेटली कंट्रीब्यूट्स टू द सक्सेसफुल ऑपरेटिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। यानी साउंड यानी प्रभावकारी संगठन होना। क्रिएटिंग साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर greatly contribute to the successful operating of an institution, but without sound management sound organization can't be created। ठीक है, यानी संस्था की सक्सेस के लिए, सफलता के लिए साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी जो संगठन संरचना है उसका निर्माण करना चाहिए। संगठन संरचना का मतलब जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो, यानी जिस डिपार्टमेंट में जिस एम्प्लॉय की ज़रूरत हो वो एम्प्लॉय उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा हम संगठन बनाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाएं। ठीक है, अब अच्छा स्ट्रक्चर तभी बना सकेंगे जब साउंड ऑर्गेनाइजेशन यानी स्ट्रक्चर तभी बनेगा जब साउंड मैनेजमेंट हो, यानी आपने प्रबंध अच्छा कर रखा हो, तभी तो आप स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कैसे संगठन हम कर सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में उसको बांट सकते हैं, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका अधीनस्थ है, इसके बारे में पता हो। ठीक है, यानी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो। बट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी डिफाइन होगी जब हम पहले साउंड मैनेजमेंट करेंगे। यानी सबसे पहले बिजनेस की सक्सेस का, जो बिजनेस है उसकी सफलता का आधार है साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस लाइन में ये बोला गया है कि अगर हम
प्रभावकारी संगठन संरचना बनाएंगे तो सक्सेस मिल सकती है। अब ये प्रभावकारी संगठन संरचना किससे बनेगी? ये बनेगी साउंड मैनेजमेंट से। अगर हम प्रबंध अच्छे से कर सकेंगे, जब हम हर चीज़ का प्रबंध अच्छे से करेंगे तो संगठन अच्छे से बना पाएंगे। संगठन जो संरचना होती है यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अच्छे से साउंड बना पाएंगे, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल, बिजनेस को क्या मिलेगी? सक्सेसफुल हो जाएगा बिजनेस, है ना। तो ये सब क्या है? कड़ी जुड़ी हुई है, पर मेन किससे? साउंड मैनेजमेंट से। हम प्रबंध अच्छा करेंगे तो अच्छा स्ट्रक्चर बना पाएंगे, अच्छा स्ट्रक्चर से बिजनेस को क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? वास्तव में उपक्रम के संचालन के लिए प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण आवश्यक है। यानी हम तभी ऑपरेट कर सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लाइन स्टाफ मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। तब तक हम संरचना नहीं बनाएंगे तो काम किसको देंगे? काम तो तभी शुरू होगा, ठीक है। इसके द्वारा इस संस्था के कर्मचारियों में कार्यों के दोहराव को रोका जा सकता है। यानी एक कर्मचारी को दो बार काम नहीं दिया जाता। संगठन संरचना होगी कि आप इसके अधीन से, आप इसके कर्मचारी, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जो उनके संबंध हैं वो निर्धारित होते हैं, उनके रिलेशन पता चलता है। ये बता दिया हमने कि कौन किसका कर्मचारी, कौन किसका अधीन, कौन सुपीरियर है, कब कौन सबऑर्डिनेट है। उनके रिलेशन का आपस में पता चलता है और उनके काम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इस बेस पे, ठीक है। यानी उनके काम को नियंत्रित किया जा सकता है, मीन्स उनके काम को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। यानी जो प्रभावकारी संगठन संरचना है उसके निर्माण के लिए कुशल प्रबंध पहली शर्त है, यानी साउंड मैनेजमेंट होना जरूरी है। कि एलन स्टेट द साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू द सक्सेसफुल ऑपरेटिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। कि ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल ऑपरेटिंग के लिए साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना जरूरी है, बट विदाउट साउंड मैनेजमेंट साउंड ऑर्गेनाइजेशन कांट बी क्रिएटेड। साउंड मैनेजमेंट के बिना साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते। साउंड मैनेजमेंट कैन इफेक्टिवली एलोकेट द वर्क टू बी डन बाय ईच ग्रुप एंड इंडिविजुअल। साउंड मैनेजमेंट में क्या होते हैं, जो ग्रुप्स हैं यानी जो एम्प्लॉई हैं उनको इफेक्टिवली हम काम डिवाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको ये काम करना है। इट कैन डेलीगेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश साउंड रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो इससे क्या होती है? प्रॉपर अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, उनको काम तो बता दिया जाएगा पर साथ साथ उसके साथ अथॉरिटी भी दी जाएगी, अधिकार भी दिए जाएंगे कि आप जो वर्क करें। तभी सारे जो जिसको काम दिया जाएगा, जब तक हम काम प्रॉपर, हमने काम को तो डिवाइड कर दिया बट प्रॉपर अथॉरिटी नहीं दी, अधिकार नहीं दिए उस काम को करने के, तो क्या काम हो पाएगा? नहीं। तो प्रॉपर अथॉरिटी भी दी जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या है? बिजनेस को सक्सेस मिलेगी। तो ये इसका मेन बेसिक था कि साउंड मैनेजमेंट का होना जरूरी है, इससे हम स्ट्रक्चर बना पाएंगे और बिजनेस को सफलता मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब रोल बताना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, उनको अथॉरिटी देना कि क्या काम करना है। इस कार्यों का जो दोहराव होता है, एक एम्प्लॉय अगर हम ये ना बताए आपके अधिकारी ये हैं, तो कोई भी किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी अधिकारी बन जाएगा, सुपीरियर बन जाएगा। एक ने बोला ये काम करो, दूसरा बोल रहा है ये काम करे, एम्प्लॉय किसका काम करे? उसको अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता, तो ऐसे काम ही नहीं हो पाएगा संस्था में, है ना। जैसे आप किसी तरह भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक एम्प्लॉय एक है और उसके सुपीरियर बहुत सारे बन जाए, तो क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा उस सिचुएशन में। तो इसलिए उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर साउंड मैनेजमेंट पे ही डिपेंड करता है। पॉइंट हुआ आपका क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे अब चलते हैं। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट है हमारा डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ये नेक्स्ट हमारा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानव संसाधन विकास। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम कर सकते हैं इफ़िशिएंट मैनेजमेंट से। हम जानते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन का मेन रिसोर्सेज है, यूज़फुल रिसोर्सेज है, यानी जो सारे काम हम ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में करते हैं किसके जरिए करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स के जरिए करते हैं, मानवीय जो सारे काम करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ वेरी एसेंशियल इन एन एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। ठीक है, जैसे संस्था में वो से रिसोर्सेज, वेरियस रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन्स। ठीक है, तो उनमें जो मैन रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज होता है, उसका डेवलपमेंट किया जाना बहुत जरूरी, उसका विकास किया जाना जरूरी है। ठीक है, उसका विकास हम कैसे कर सकते हैं, इफिशिएंट मैनेजमेंट से कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट में फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, उनको मोटिव, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस किए जाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उनको इन जो मानव संसाधन है उसको ऑर्गेनाइज, उनको बताया जाता है उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उनको डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोलिंग की जाती है, उन पर जो कार्य वो कर रहे हैं उनको नियंत्रित किया जाता है, जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म किए जा रहे हैं उनको कंट्रोलिंग की जाती है, देखा जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड डिटरमाइन किए थे उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उनको मोटिवेट किया जाता है टाइमली पे, तो इससे उनका क्या होता है, विकास होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ ये किससे कर सकते हैं हम, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट से कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टॉपिक ही आपको पॉइंट समझ में आया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट management is the development of people, not direction of people. Efficient management play important role in the fullest possible development of human resource of an enterprise. यानी efficient management से हम प्रबंध से हम कर सकते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर उनके काम की देख, उनको पहले संगठन संरचना में करके, काम, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के, फिर उनको निर्देशन दे के, डायरेक्शन दे के, फिर उनके कामों को नियंत्रण करके। ठीक है, तो मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुशल प्रबंध का इसलिए महत्व भी है, मानवीय संसाधनों का अधिकतम विकास करने में सक्षम है। इससे जो मानव जो संसाधन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध मनुष्यों का विकास है। ठीक है, हम जानते हैं कि मानव एक ऐसा प्राणी है जिसमें बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, छुपी हुई होती हैं। उन शक्तियों को, उसकी कैपेसिटी को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट करके, मैनेजमेंट में उसको प्रॉपरली मोटिवेट करके, जो मैनेजमेंट फंक्शंस है उसको डायरेक्ट करके, कंट्रोलिंग, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करके, हम जो ह्यूमन है, यानी जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसकी जो शक्ति है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, और उस कैपेसिटी का यूज़ करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने जो उसकी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एस्टैब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। एस्टैब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, यानी एस्टैब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, सुदृढ़ औद्योगिक संबंधों की स्थापना।
कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिलेशन बनाए रखने हैं तो मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? ये बताना होता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका अधीनस्थ है, ये बताना क्या है, ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी अच्छा रिलेशन तभी बनेगा। नहीं तो अगर आप उनके रोल्स नहीं बता पाएंगे तो वो फंक्शन क्या कर पाएंगे। ठीक है, कार्यों में दोहराव होगा। एक एम्प्लॉय को बहुत सारे मैनेजर्स क्या होंगे, डायरेक्शन देंगे, कहेंगे कि मेरे आज्ञा का पालन करो। ठीक है, उनको आज्ञा देंगे, ऑर्डर देंगे, तो क्या इससे काम हो पाएगा? इससे काम नहीं हो पाएगा। और अच्छा रिलेशन भी संबंध यानी अच्छे संबंधों की स्थापना के लिए ज़रूरी है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। यानी मैनेजमेंट क्या है? दूसरों से कार्य करवाने की कला है। मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ थिंग्स डन विद अदर। ठीक है, यानी जो हम दूसरों से चीज़ें करा सकते हैं वो आर्ट है। ठीक है, तो उससे इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है, औद्योगिक शांति बनी रहती है, लोगों को हर काम मैनेज करके दिया जाता है, यानी अच्छे से वो काम कर पाते हैं जो मैनेजमेंट यानी प्रबंध के द्वारा उनको दिया जाता है। अच्छी तरह से जो मैनेजमेंट जो काम अच्छे से प्रबंध के तौर पे दिया गया है, ठीक है, वो अगर वो काम करते हैं तो संस्था को भी लाभ मिलता है, वो भी अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो संस्था में है क्या है, शांति बनी रहती है, झगड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियल पीस बनाए रखना है तो इफ़िशिएंट मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन सर्व एज द फाउंडेशन फॉर द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइजेज, यानी किसी भी संस्था की जो एंटरप्राइजेस की सक्सेस के लिए साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय हो सकता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है, एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर हो सकता है। साउंड मैनेजमेंट कैन टाइमली प्रिवेंट एंड सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन अ कॉन्जियल एटमॉस्फेयर, यानी अगर साउंड जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को टाइम पे सॉल्व कर सकता है, जिससे जो औद्योगिक जो विवाद होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ पॉइंट कि प्रभावकारी प्रबंधक कर्मचारियों की शिकायतों, समस्याओं, आपसी विवादों को निपटाकर सुदृढ़ श्रम संबंधों की स्थापना कर सकता है। इतना ही नहीं, वे इनके समाधान की स्थायी व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसी से संस्था में औद्योगिक विवादों की रोकथाम होती है, अनावश्यक तनाव को दूर किया जा सकता है। यानी जो अनावश्यक स्ट्रेस पड़ जाता है, यानी जब अपने रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिफाइन नहीं होती, जो स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है, उस तनाव को दूर किया जा सकता है। एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को दूर करके, अगर उनकी कोई शिकायत है उस शिकायत को सुनकर ये क्या है, इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट है इसको रोका जा सकता है। तो एस्टैब्लिशिंग साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसकी इम्पोर्टेंस पे चलते हैं। 10 जो इसकी है दैट इज़ इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता में वृद्धि। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादकता में वृद्धि। One factor with the potential for the greatest impact on productivity is the efficient management। अगर ऑर्गेनाइजेशन को उत्पादकता बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, उत्पादकता में वृद्धि करनी है, तो इफ़िशिएंट मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। इफ़िशिएंट मैनेजमेंट से हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं, सभी को अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलता है, वो उसी जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है उसी मैनर में वो काम करते हैं, तो इससे प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके, मैक्सिमम बेनिफिट हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब एक जो एम्प्लॉई है उसको हम प्रॉपरली ढंग से बताएं कि आपको ये काम करना है, उसके रोल बता दें, और एक ही उसको
मतलब उसको निर्देश यानी डायरेक्शन भी मिल रहा है, एक ही सुपीरियर से मिल रहा है, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा? एज ए रिजल्ट प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव होगी ना, उत्पादन तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट अगर हम इम्प्रॉपर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट प्रबंध नहीं है वहाँ पे, तो प्रबंध से क्या होगा? ना तो वो मोटिवेटेड होंगे, अभी प्रेरित भी नहीं होंगे, दूसरों से कैसे काम कराएंगे यही समझ में नहीं आएगा। कर्मचारी दोबारा कोई एक ही काम कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कौन उनका अधिकारी है, कौन उनका कर्मचारी है। तो क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं? इसमें तो उत्पादन ही संभव नहीं है, प्रोडक्टिविटी को तो इंक्रीज करने की बात ही अलग है। तो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव हम किससे कर सकते हैं? साउंड मैनेजमेंट से कर सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट से कर सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। पॉइंट हुआ आपको क्लियर कि उत्पादकता पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला एक तत्व दक्ष या कुशल प्रबंधन ही है। कुशल प्रबंधन संस्था के संसाधनों की उत्पादकता में अभिवृद्धि कर सकता है, बढ़ा सकता है। नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है, अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यानी नए तकनीकों यानी जो नई तकनीक है उसका यूज़ करने के लिए, ठीक है, नई तकनीकों में समन्वय, नई तकनीकों का प्रयोग। हम जानते हैं कि आज जो मार्केट एनवायरनमेंट उसमें चेंजेस होते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, नई तकनीक आती रहती है, और कंपटीशन को फेस करने के लिए इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी ज़रूरी होता है। नहीं तो हम क्या होगा, कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे। हमारे जो कंपटीटर है वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाएंगे, और हम नहीं बना पाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमारे जो कस्टमर हैं वो उस जो कम्पिटिटिव फर्म है उसके कस्टमर बन जाएंगे, तो कंपनी को तो लॉस होगा, ठीक है। तो एडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी यानी नई टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करने में प्रबंध एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है, इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट के थ्रू, मैनेजमेंट क्या है, दूसरों से कार्य करवाने की कला है, ठीक है। तो इसमें जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें बताया जाता है, जो सुपीरियर होता है, जो इफेक्टिव मैनेजर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट को इसके बेनिफिट्स के बाद में बताता है कि ताकि जो चेंज हो रहा है यानी जो नई टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। जैसे पहले मैं बैंक्स का एग्जांपल दे सकती हूँ कि बैंकों में पहले मैनुअली काम होता था, पर कंप्यूटर का यूज़ होने लगा। पर जो इफेक्टिव मैनेजर्स ने उसके एडवांटेजेस बताए, जब एम्प्लॉय को उस एडवांटेज का समझ में आने लगा, तब उन्होंने उस एडवांटेज यानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे संस्था को भी बेनिफिट होने लगा। तो नई तकनीक का प्रयोग करने में ऐसे ही होता है, जैसे हम मैनेजमेंट में हम मोटिवेटिंग करते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, तो उसके अंतर्गत लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, तो ये सभी मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो उसमें क्या है, जो नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ करना बताया जाता है, उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, ताकि जो हमारे एम्प्लॉई है इस बात से सहमत हो जाए और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना शुरू कर दे। तो अडोप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ग्रोइंग विद द development of technology. It is an open fact that technology is fast changing and every business organization must adopt the latest technology. हमें पता है टेक्नोलॉजी बदलती रहती है और ऑर्गेनाइजेशन को उसको अडोप्ट भी करना चाहिए। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अपनाना भी चाहिए। बट मैनी एंटरप्राइजेज फेल्स टू रीप द बेनिफिट ऑफ वुड, पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कर पाती, बिकॉज दे फेल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन न्यू टेक्नोलॉजी एंड द प्रिवेलिंग मैथड इन द एंटरप्राइजेज, ठीक है। यानी जो पहले से जो मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं उसमें वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती, नई टेक्नोलॉजी और जो पहले के मेथड यूज़ किए जा रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन हम नहीं कर पाते हैं। Therefore, enlightened and practice managers are needed in any organization to reap the benefit of new technology, ठीक है। इसलिए कुशल प्रबंधक का होना बहुत ज़रूरी होता है जो नए टेक्नोलॉजी के बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब नेक्स्ट है इसमें इंट्रोड्यूसिंग चेंज। इंट्रोड्यूसिंग
चेंज, ठीक है, यानी परिवर्तन का सामना। हम जानते हैं कि मार्केट एनवायरनमेंट में डिफरेंट चेंज आते रहते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं, जो मैंने आपको बताया है, एनवायरमेंटल चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिकल चेंज आते रहते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी संबंधी चेंज आते रहते हैं। तो इन चेंज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक है, कि चेंज किस तरह का है, उस चेंज को बताने के लिए, ठीक है, प्रबंध का होना बहुत ज़रूरी है। उस चेंज के कारण जो विरोध होगा, उस विरोध को दबाने के लिए भी प्रबंध का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी जो डिफरेंट चेंज आते रहते हैं, उन चेंज को हम प्रबंध परिवर्तनों का प्रेरक ही नहीं, माध्यम भी है। यह परिवर्तन की प्रेरणा देता है तथा परिवर्तन को लागू भी करता है। यानी उसको लागू करने में भी, चेंज जो हो रहे हैं उसको सिर्फ ये नहीं देता कि चेंज करो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, उस चेंज की प्रेरणा ही नहीं देता, बस उसको लागू करने के लिए भी कहता है कि चेंज होना चाहिए। नए मैथड्स, यानी हम चेंज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट नहीं चलेंगे तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो उस चेंज को बढ़ाने के लिए, लागू करने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन मेथड में चेंजमेंट होता रहता है। अब कस्टमर की नीड में, टेस्ट में, प्रेफरेंस में भी चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस होते रहते हैं। जो हमारे कंपटीटर हैं, जो कंपटीशन कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ में भी चेंज होता रहता है। तो उन चेंज के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज करना ज़रूरी होगा। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वाइव करने के लिए चेंज करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, इसमें बहुत से इसमें और आपके हैं, जैसे फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्डिंग गुडविल ऑफ द एंटरप्राइजेज, ठीक है। नेक्स्ट उसमें 1-2 पॉइंट और हैं। 13 है बिल्डिंग गुडविल ऑफ द एंटरप्राइजेज, गुडविल ऑफ द एंटरप्राइजेज, ठीक है। यानी संस्था की साख में अभिवृद्धि करनी है। जब हम मैक्सिमम प्रोडक्शन करेंगे, चेंजेस जो हुई हैं, टेक्नोलॉजी जो हुई है, ठीक है, अच्छे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे, मानव संसाधन का विकास करेंगे, तो इससे संस्था की जो गुडविल है उसमें भी क्या आएगी, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। लास्ट है इसमें फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना। सामाजिक उत्तरदायित्व यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होता है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस से रिलेटेड होती है, डिफरेंट पार्टी से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसमें हमें इट टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉय, सप्लायर, गवर्नमेंट एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको किसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है, कस्टमर की तरफ भी, इन्वेस्टर की तरफ भी, एम्प्लॉयज़ की तरफ भी, सप्लायर की तरफ भी, गवर्नमेंट की तरफ भी, और जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी तरफ भी क्या है, ध्यान देना होता है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। यानी जो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड पार्टी की है वो, और उसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे कर सकते हैं, यानी देयरफॉर यानी जो गुड मैनेजर है वो है नीडेड बाय ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेज हु कैन इफेक्टिवली टेक केयर ऑफ इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो गुड मैनेजर्स होते हैं वो क्या है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यानी कुशल प्रबंध सामाजिक रूप से संवेदनशील होता है, वह समाज के प्रति अपने दायित्वों का भली प्रकार निभा कर सकता है, ठीक है। यानी जो अच्छा मैनेजर होगा ना वो ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करेगा, ठीक है। गुड मैनेजमेंट यानी गुड मैनेजर होगा, उसके जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जो व्यवसाय है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो डिफरेंट उससे रिलेटेड पार्टीज़ हैं, जैसे कस्टमर हुआ, एम्प्लॉय हुआ, गवर्नमेंट हुआ, तो उसके प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके थ्रू ही हम पूरा कर
सकते हैं। तो आपका इम्पोर्टेंस टू बिजनेस इंस्टीट्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस होगी वो हम करेंगे।